हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपने विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि 2021 के लिए उसकी इकोनॉमी का पार्ट 23 आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे पहले टॉपिक से, कहता है कमर्शियल कोल माइनिंग क्या है, न्यूज में जानते हैं। देखिए रिसेंटली एक नया ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, क्या है ये, ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल जो है उसे लॉन्च करा गया है ताकि जो भी ऑपरेशंस होते हैं कोल माइंस के, इन्हें और तेजी से और स्पीड अप किया जा सके। इसके साथ साइनिंग सेरेमनी भी हो गई है। क्या हो गई है? साइनिंग सेरेमनी भी हो गई है। पहला जो ट्रांच है कोल ब्लॉक का उसे ऑक्शन करने की कमर्शियल यूज के लिए। तो ये चीजें हैं, इस वजह से ये आ गया है ये न्यूज में। जानते हैं बैकग्राउंड क्या है। देखिए कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1973 के थ्रू जो सारी कोल माइंस हैं इनको दे दिया गया था सरकार के द्वारा ओन कोल इंडिया लिमिटेड को। आप जानते हैं ये बात है ना, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात थी। अब 1970 से पहले क्या था कि कोल सेक्टर में ज्यादातर जो है वो प्राइवेट कोल माइंस ही हुआ करती थी और नेशनलाइजेशन की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि जो वर्किंग कंडीशंस थी वो एकदम बेकार थी, सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबर्स के लिए बहुत बेकार थे। तो जैसे जैसे भाई जब इकोनॉमी लिबरलाइज हुई 1991 के बाद, 1993 में क्या हुआ कि यही जो CMN कोल माइनिंग नेशनलाइजेशन 1973 वाला, इसको अमेंड करा गया। अमेंड करके कैप्टिव माइनिंग को अलाउ कर दिया गया प्राइवेट कंपनीज के थ्रू। साथ में प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह जो है वो मतलब समझते हैं ना कि क्या होता क्या है कि कैप्टिव माइनिंग का मतलब होता है कि अपनी खुद की इंडस्ट्री के यूज़ के लिए, बेचने के लिए नहीं, एक माइन का यूज़ लेके अपनी इंडस्ट्री के यूज़ के लिए बंदा कर सकता था। ठीक है, तो ये अलाउ कर दिया गया। कहाँ कहाँ पे? पावर की, स्टील की, सीमेंट और एल्यूमिनियम सेक्टर्स की जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए आप कैप्टिव माइनिंग अलाउ कर दी गई। बट ये सारे जो माइंस के अलॉटमेंट्स होते थे इनको कैंसिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 में, इस बात पे कि ये अब अपनी मतलब आर्बिट्रली करे गए हैं, अपनी मनमानी से करे गए हैं। देयरफॉर जो कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 को पास करा गया और इससे कैप्टिव कोल माइनिंग को ऑक्शन के थ्रू लाने की बात करी गई। मतलब आप बोली लगेगी और उसके थ्रू यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। अब देखिए मिनरल्स लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2020 को इनैक्ट करा गया अमेंडमेंट लाने के लिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में और कोल माइंस स्पेशल प्रोविजन एक्ट 2015 में, ताकि कैप्टिव कोल रिजाइम जो है उसे खत्म करें और यहाँ पे कमर्शियल कोल माइनिंग के लिए रास्ता तैयार हो जाए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इंडिया के कोल की बात करें अगर हम, तो हमारा देश जो है वो वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है कोल का। तब भी अगर आपको एक बहुत ही अमेजिंग बात बताऊं तो हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल के। मतलब हम 5th लार्जेस्ट रिजर्वॉयर हमारे यहाँ है कोल का और हम सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है कोल के। 2019 की बात है जब इंडिया ने इंपोर्ट करा था कभी करीब 235 मिलियन टन्स कोल का, दोनों ही थर्मल में भी और आपके कुकिंग कोल में भी। मेनली कहाँ कहाँ से लिया गया था? इंडोनेशिया से, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और रशिया से। अभी ये ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे अडानी साहब भी जो है वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं चीज़ों को, बड़ा बवाल है इस बात को लेके वहाँ पे भी, देखते ही क्या होता है। अभी की बात करें तो इंडिया यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है करीब 729 मिलियन टन कोल हर साल, जिसमें 83% जो प्रोडक्शन है वो कोल इंडिया लिमिटेड से ही आ रहा है। कोल फायर प्लांट जो है वो हमारे देश के अंदर 72% है इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। और कोल रिजर्व ज़्यादातर जो है वो आपके कुछ स्टेट्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र। अब इंडियन कोल रिजर्व जो है वो ज़्यादातर जो है वो लिग्नाइट और बेटुमिनस टाइप का होता है ना। ये बाकी के जो दो बचे वो आपका पीट और आपका आर्थ्रासाइट बचता है। तो आर्थ्रासाइट बहुत ज़्यादा अच्छी, एंथ्रासाइट जो है वो अच्छी क्वालिटी का कोल होता है, तो हम ये मंगवा लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है? लिग्नाइट और बिटुमिनस। इंडियन कोल के अंदर वही मैंने ऐसे बताया ना कि काफ़ी कम कैलोरिक वैल्यू होती है और ऐश कंटेंट बहुत होता है, तो ये भी एक रीज़न है कि हम मंगवाते हैं बाहर से, कोल इंपोर्ट करते हैं। अब देखिए बाकी क्या स्टेप्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा
इस कोल स्टेप को कोल सेक्टर को लेके। तो पहली चीज़ तो कोल लिंकेजेस जो है इनको रैशनलाइज करा गया है ताकि जो डिस्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन में कोल के, कोल माइन से लेके कंज्यूमर तक के लिए वो कम हो जाए। तो कोल लिंकेज पॉलिसी के तहत जो पावर प्रोड्यूसर है इनको लिंक करा गया है, समझे? इस कोल लिंकेज पॉलिसी के तहत जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं इनको लिंक करा जाता है कोल प्रोड्यूसर के साथ, मतलब जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको लिंक कर दिया गया कोल प्रोड्यूस करने वालों के साथ। और जो कमिटमेंट्स आएंगे इस लिंकेज के अंदर ये बाइंडिंग होगी और कोल जो है फिर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा दूसरे कंज्यूमर्स को। तो अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने थोड़ा आज़ादी दी है, इस फ्रेमवर्क में लिबरलाइज करा है, जिसके अंदर कोल लिंकेज जो है ये स्वैप हो सकते हैं इन अ कंट्री। ठीक है, आप ले लो या आप उसके बदले हम ले लेते हैं। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करा गया ताकि भाई जो वॉशिंग कोल था, टू ड्रॉप मैंडेटरीली वॉशिंग कोल फॉर सप्लाई टू थर्मल पावर प्लांट, citing reason it prompt industries to import coal। इंस्टेड थर्मल पावर प्लांट को अब डायरेक्ट करा गया है कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करो टेक्नोलॉजी जिससे ऐश कंटेंट जो है वो हैंडल हो पाए। तो अब इनसे ये कहे कि भाई हमारे यहाँ का जो है ऐश कंटेंट ज़्यादा होता है। अब अमेंडमेंट जो कि गाइडलाइंस में आया है, गाइडलाइंस ऑफ प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग एंड अप्रूवल रहा है इस माइनिंग प्लान में, वो विद सिंप्लीफाइड गाइडलाइंस और मेजर्स, ये सारे अमेंडमेंट लिए गए हैं ताकि यहाँ पे एक ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बना सके। ठीक है भैया, एक जगह सारा काम हो जाए, 10 जगह भागने से बहुत डिले होती है, डेवलपमेंट में बहुत देरी हो जाती है। अमेंडमेंट में को जो है वो किया गया है मिनरल कंसेशन रूल 1960 के अंदर, ताकि और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए प्लान और ऑपरेशन पे। अब देखिए यहाँ पे और कुछ बताएं, मिनरल्स लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर प्रोविजंस भी होती हैं, जैसे कि आपका ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड यूज ऑफ कोल की उसे हटाना, उसके साथ कॉम्पोजिट लाइसेंस है ना भाई, आपका माइनिंग और प्रोस्पेक्टिंग दोनों के लिए वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोल माइनिंग में और अच्छे से प्रमोट हो सके। उसके साथ जो अनाउंसमेंट करी गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, जैसे कि हम 50,000 करोड़ रुपीस खर्चा करेंगे ताकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें जिससे कोल निकाले, कोल एक्सट्रैक्शन हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। कुछ हम रेवेन्यू शेयर जो कि हम सरकार को देते हैं उसमें कुछ रिबेट दी जाएगी, है ना, अगर आप पहले अर्ली प्रोडक्शन करते हो तो। साथ में एक्सेस ऑफ द शेड्यूल टारगेट और एंड फॉर कोल यूज्ड इन गैसिफिकेशन वगैरह, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिबेट देंगे रेवेन्यू शेयर में। तो ऐसी बात है। और आखिरी में कुछ रिलेटेड न्यूज़ जानते हैं। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे हम लोग एफडीआई कहते हैं कमर्शियल कोल माइनिंग में, इसकी बात क्या है, देखिए सेंटर ने यहाँ पे क्लैरिफाई करा है कि कोई भी अगर एफडीआई होता है कमर्शियल कोल माइनिंग में फ्रॉम एन एंटिटी ऑफ द कंट्री जिसका जो शेयर करती है लैंड बॉर्डर इंडिया के साथ में, तो इसमें यहाँ पे तभी अलाउ होगा जब यहाँ पे सरकार का अप्रूवल मिल जाएगा। फिर समझिए, अगर इंडिया के साथ कोई भी कंट्री शेयर करती है लैंड बॉर्डर और अगर वो कंट्री एफडीआई करना चाहती है हमारे यहाँ कमर्शियल कोल माइनिंग में, ठीक है, तो मतलब वो कंट्री क्या, वहाँ की कोई एंटिटी अगर करना चाहती है तो यहाँ की सरकार का अप्रूवल लगेगा तभी वो ये ऐसा कर पाएगी। अभी बताऊं तो 100% एफडीआई को परमिट करा गया है अंडर ऑटोमेटेड रूट इन कोल माइनिंग एक्टिविटीज, जिसमें आपका प्रोसेसिंग एसोसिएटेड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। साथ में इसको अलाउ करा गया है कि आप मतलब इट वाज अलाउड टू अलाउ ओपनिंग अप कमर्शियल कोल माइनिंग फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ना ये भी है कि भैया यहाँ पे कमर्शियल कोल माइनिंग को खोला जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि पूरे ग्लोब के माइनर्स आएँ और इन्वेस्ट करें इंडिया के अंदर। तो ये कुछ बात करी मैंने कमर्शियल कोल माइनिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा वो रहेगा भैया इंडियन गैस एक्सचेंज का, ठीक है, IGX का। न्यूज़ में क्यों रहा समझते हैं। देखिए इंडिया का पहला गैस एक्सचेंज, इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च करा गया रिसेंटली एक होली ओन्ड सब्सिडरी के तौर पे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। अब जानते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में। देखिए डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो बायर्स और सेलर्स को नेचुरल गैस के अलाउ करेगा कि वो लोग ट्रेड कर सकते हैं अब दोनों ही, कैसे, स्पॉट मार्केट में और इन द फॉरवर्ड मार्केट ऑल्सो फॉर इम्पोर्टेड नेचुरल गैस अक्रॉस 3 हब्स। कैसे, एक आपका दहेज और हाजरा इन दी गुजरात एंड कनाडा इन दी आंध्र प्रदेश। फिर समझिए यहाँ पे
It is digital trading platform that will allow buyers and sellers of natural gas to trade both in spot market and in forward market for imported natural gas across 3 hubs। और ये 3 hubs कौन कौन से हैं? दहेज और हजीरा आपका गुजरात के अंदर है और काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब देखिए इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये रीगैसिफाइड करी जाएगी, फिर बेची जाएगी बायर्स को अपने एक्सचेंज के थ्रू। और भैया इससे क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट होती है बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए कि एक दूसरे को कैसे फाइंड करेंगे, ये रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। बिडिंग जो करी जाएगी वो अनोनिमस मैनर में करी जाएगी, पता नहीं होगा चीज़ों का, जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे को जानते ही नहीं होंगे, ठीक है, तो कोई मतलब ही नहीं है बीच में घपला होने का। साथ में जो प्राइस और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस है इसको भी सरकार डिसाइड करेगी। और यहाँ पे ये गैस एक्सचेंज मतलब इट विल नॉट बी सोल्ड ऑन दी गैस एक्सचेंज, इसको गैस एक्सचेंज में नहीं बेचा जाएगा। साथ में डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कि गैस का है, ये आप जानते हैं पिछले 2 फिस्कल से ये कम होता जा रहा है, क्योंकि करंट सोर्सेज नेचुरल गैस के जो है वो काफ़ी कम प्रोडक्टिव बन गए हैं। और अभी जो हम अपने यहाँ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस को, अभी ये बहुत कम है ना, फॉर अकाउंट्स फॉर लेस देन हाफ द कंट्रीज नेचुरल गैस कंजम्पशन। मतलब नेचुरल गैस का जो हमारा कंजम्पशन है उससे भी हम आधा प्रोड्यूस करते हैं। और साथ में इम्पोर्टेड एलएनजी, अगर हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो हम इंपोर्ट करते हैं वो बाकी इंपोर्ट करके हम अपने यहाँ काम चलाते हैं, आधी हम अपने यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, आधी हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है। इसलिए क्या है कि जो IGX है, इंडियन गैस एक्सचेंज जो है, ये ट्रेडिंग जो है इंपोर्टेड LNG में काफ़ी इंकरेज करेगा। साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं इस यहाँ पे, ये जो है वो कंपलसरी स्पेसिफिक फिजिकल डिलीवरी और सेटलमेंट ऑफ द ट्रेड के जो अंदर होंगे, ये यहाँ पे इस कंडीशन में ये होगा कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉन ट्रांसफरेबल होंगे अपने नेचर में। अब एक अच्छा, मैं ऊपर आपको एक हम लोगों ने टर्म पढ़ा था वो स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट का, याद है कि भैया ये जो IGX है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं था कि दोनों ही स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में डील करेगा। तो स्पॉट और फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है? देखिए स्पॉट मार्केट ये एक पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या कमोडिटीज होती हैं, इनको यहाँ पे ट्रेड करते हैं इमीडिएट डिलीवरी के लिए। स्पॉट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, तो इमीडिएट डिलीवरी के लिए। और फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है कि ये ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस है ना, इसमें प्राइस वगैरह फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के असेट के फ्यूचर डिलीवरी के लिए सेट करते हैं। तो फॉरवर्ड समझ लीजिए आगे के लिए। तो ये कुछ हमारी रही बात इसको लेके। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कहता है नेचुरल गैस मार्केटिंग के बारे में। न्यूज़ में क्यों ना समझते हैं। देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव करा नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स को, है ना। भैया ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप रहा था हमारा गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। अब देखिए नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस क्या होती है? ये मिक्सचर होती है गैसेस का जो काफ़ी ज़्यादा रिच होती हैं हाइड्रोकार्बन्स में, जिसके अंदर मीथेन आती है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह कई सारी आती है। नेचुरल गैस के जो रिजर्व है वो बहुत अंदर देखने को मिलते हैं हमारे अर्थ के अंदर, मतलब नियर अदर सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड, मतलब दूसरे जो सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोकार्बन के बेड के अंदर जैसे कोल, क्रूड ऑयल, उसके भी अंदर आपको ये नेचुरल गैस मिलेगी। ये प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करी जाती, इसको प्रोसेस करते हैं और कन्वर्ट करते हैं एक क्लीनर फ्यूल में कंजम्पशन के लिए। इसको कुछ और तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइज़र जो बनाने के लिए, है ना, फील्ड स्टॉक इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र, फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, कुकिंग के लिए डोमेस्टिक हाउस होल्ड में, साथ में ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के लिए व्हीकल्स में। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, पेट्रोलियम एंड रेगुलेशन गैस बोर्ड एक्ट 2006 का है ये, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ इसके अंदर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का, ताकि यहाँ पे रिफाइनिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग और सेल पेट्रोलियम और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, नेचुरल गैस की, जिसमें आपका एक्सक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, तो इसकी सारा कुछ ये देखता है। खैर यहाँ पे नेचुरल गैस का सिनेरियो अगर मैं इंडिया में बताऊँ आपको, तो नेचुरल गैस जो है करीब 6.2% जो इंडिया का प्राइमरी एनर्जी मिक्स है उसकी इसमें कंप्राइज करती है। ये बहुत पीछे चल रहा है अभी हम लोग, जो ग्लोबल एवरेज है ना वो 24% है, हम बहुत पीछे हैं। और सरकार प्लान कर रही है कि इसका शेयर 15% तक तो करिए दे एटलीस्ट 2030 तक। साथ में डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो नेचुरल गैस है, जो हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 48%
हमारी कंट्री के टोटल कंजम्पशन का, डोमेस्टिक गैस की कंजम्पशन का हमारा कंट्रीब्यूट करती है। और इसे सप्लाई करा जाता है ऑयल एंड गैस फील्ड, जो कि आपकी वेस्टर्न और साउदर्न एरियाज में हजीरा बेसिन, मुंबई ऑफ शोर और केजी बेसिन एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे असम और त्रिपुरा में लोकेटेड है। सरकार प्लान कर रही है कि हम किस तरीके से अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम करें। इस नेचुरल गैस की कैसे कम कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट? यहाँ पे फिक्स टैरिफ को लाके ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेचुरल गैस के, है ना, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर तक जाना है, तो उससे फिक्स टैरिफ हो जाएगा, इससे ज़्यादा पैसा आप नहीं लोगे, ठीक है, ताकि भाई गैस कंजम्पशन बूस्ट होगा। अभी की बात करूं तो जो टैरिफ्स हैं पाइपलाइन यूसेज के, इनको यहाँ पे डिवाइड करा गया है जोन्स में, है ना, 300 किलोमीटर की जोन है और टैरिफ यहाँ बढ़ता जाता है उन जोन्स के लिए जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब गैस जहाँ से निकाली जा रही है उससे अगर बहुत दूर जोन है कोई, तो वहाँ के लिए टैरिफ बढ़ जाता है, इसलिए महंगी पड़ जाती है। उसके बाद प्राइसिंग ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस। प्राइस की बात करें तो प्राइस मैकेनिज्म को एडमिनिस्टर कैसे करते हैं? एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस सेट करती है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर हर एक 6 महीने पे सेट करती है। वेटेज एवरेज देखती है कि प्रिवेलिंग प्राइस आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स में क्या चल रहे हैं, यूके में क्या चल रहे हैं, कनाडा और रशिया में क्या चल रहे हैं, ठीक है, उनका देख के अपने यहाँ चेंज करती है। और अभी बताऊं तो यहाँ पे $1 1.79 मिलियन BTU काफ़ी कम है प्राइस इंपोर्टेड LNG का, है ना, लेस देन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड LNG, सो फार लेस देन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड LNG, ये काफ़ी कम है देन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड LNG। ये प्राइसिंग डिजाइन कवर करता है ऑलमोस्ट 80% हमारी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस का। उसके साथ ये तो हमने बात करी एडमिनिस्ट्रेड वाली। अब जो नॉन एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म कौन से हैं? आपके लोग फ्री मार्केट गैस, ये क्या है? ये मैकेनिज्म एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स जो कि बेस्ड हैं गैस प्रोडक्शन पे, और साथ में यहाँ पे सिर्फ 20% इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन का इसके अंदर आता है। और जो नए रिफॉर्म्स हैं वो कवर करते हैं बेनिफिशरीज इस रिजाइम के अंदर। तो हमने कुछ बात करी नेचुरल गैस मार्केटिंग के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए 2019 की बात है जब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कमेंस किया था वर्क ऑन 10th सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन? समझते हैं। ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है पाइपलाइंस का, ताकि जो नेचुरल गैस की सप्लाई है वो डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल प्रीमाइसेस तक पहुंच पाए। साथ में जो CNG स्टेशंस हैं इनको भाई सिचुएटेड है इन स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया, वहां तक सब कुछ ये चीज़ें पहुंच पाए। अब देखिए नेचुरल गैस एक अच्छा खासा सुपीरियर फ्यूल है अगर आप कोल और दूसरे कुछ लिक्विड फ्यूल्स से कंपेयर करो, क्योंकि नेचुरल गैस काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, काफ़ी सेफ होता है और काफ़ी सस्ता होता है। और जो ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं इनको डेवलप करा जा रहा है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो बेस्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रंक गैस पाइपलाइन कनेक्टिविटी पे, या गैस रिसोर्सेज एंड टेक्नो कमर्शियल फिजिबिलिटी पे इन दी GA, मतलब जियोग्राफिकल एरिया। अब देखिए फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या है इस ये जो नेटवर्क है आपका सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसके क्या फायदे हैं? देखिए कुकिंग फ्यूल हर जगह पहुंचेगा, हाउस होल्ड तक कोई रोक नहीं, अनइंटरप्टेड है। साथ में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से भी लड़ेगा ये, मतलब कम हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो सस्ती हो जाएगी। उसके साथ गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे और कार्बन एमिशंस भी हम कम करेंगे, और ऐसे बहुत सारे फायदे हैं। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक कहता है भाई इंडियाज 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन। न्यूज में क्यों ना समझते हैं। देखिए ONGC लिमिटेड ने यहाँ पे शुरू कर दिया है क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन फ्रॉम बंगाल बेसिन। कहाँ से? बंगाल बेसिन से। और इससे बंगाल बेसिन इंडिया का 8th प्रोड्यूसिंग बेसिन बन जाता है। जानते हैं न्यूज के बारे में कुछ और बात है। देखिए कुछ दूसरे बेसिन इसके अलावा कौन से हैं? कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, आसाम शेल्फ, राजस्थान कावेरी, आसाम अराकन फोल्ड बेल्ट और कैम्बे, ये कुछ पहले के हैं। और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन के हिसाब से यहाँ पे 26 सेडिमेंट्री बेसिन है हमारे देश के अंदर। इनमें से जो 16 हैं, मतलब जो 16 हैं वो ऑन लैंड बेसिन है, 7 आपके दोनों ही ऑन लैंड और ऑफ शोर जगह पे लोकेटेड है, और बाकी 3 जो है वो कंप्लीटली ऑफ शोर हैं। यहाँ देख लीजिए एक बार को,
ठीक है, ये यहाँ असम वाला है, ये देख लीजिए इस तरीके से। उसके बाद कृष्णा गोदावरी वाला है, यहाँ देख लीजिए कावेरी वाला इस तरह से है। मुंबई ऑफशोर वाला ये है, ठीक है। कैम्पे बेसिन ये, राजस्थान बेसिन ये, तो ये देखिए ये वाला ये वाला ये, ठीक है, सब देख लीजिएगा इस तरह से। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड आपको न्यूज बताना चाहूंगी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और साथ में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अनाउंस करा है पहला गैस फ्रॉम एशियाज डीपेस्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, क्या है? फर्स्ट गैस फ्रॉम एशियाज डीपेस्ट प्रोजेक्ट। अब देखिए RIL और BP मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड साथ में ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अनाउंस करा है कि स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन फ्रॉम द आर क्लस्टर विच इज अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड इन दी KGDX मतलब कृष्णा गोदावरी धीरूभाई 6 ब्लॉक ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अब ये डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड होने वाली है एशिया के अंदर, जो कि लोकेट होगी वाटर डेप्थ जिसकी 2000 मीटर से भी ज्यादा होने वाली है। अब कृष्णा गोदावरी बेसिन काफी एक्सटेंसिव, यहाँ देख सकते हैं काफी एक्सटेंसिव डेल्टाइक प्लेन है जिसे कृष्णा और गोदावरी जो रिवर्स हैं वो फॉर्म करती हैं आंध्र प्रदेश में, और ये करीब 50,000 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है। ये आपका जो एरिया बे ऑफ बंगाल का है उसे एडजॉइन करता है इन सारी रिवर्स, जिसमें ये सारी रिवर्स जो है वो डिस्चार्ज करती हैं खुद को। अब कुछ बात जानते हैं यहाँ पे, चलिए PCRA के बारे में। देखिए ये जो PCRA है ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी है जिसे सेटअप करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। इंगेज है कि कैसे ही भाई हम एनर्जी एफिशिएंसी को अलग अलग सेक्टर्स में इकोनॉमी के इसे प्रमोट कर सकते हैं, साथ में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कर सकते हैं जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो जाए। साथ में ये मदद करती है सरकार को, कुछ पॉलिसीज वगैरह प्रपोज करती है, स्ट्रैटेजीज बताती है किस तरह से पेट्रोलियम कंजर्व करें, है ना। और इससे भाई एक्सेसिव डिपेंडेंस जो हमारी होती है देश की ऑयल की रिक्वायरमेंट पे वो कैसे हम कम कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ बात करी इंडियाज 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ की पॉइंट्स के, देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट्स और एंटिटीज जो कि हमारी न्यूज में रहे। तो पहला है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। क्या है जानते हैं? तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव करा है रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेट जो हमारे इसका है NERPSIP का। स्कीम इंप्लीमेंट करी जा रही है पावर ग्रिड के माध्यम से, और पावर ग्रिड एक PSU है मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है, और ये फंड करा जाएगा वर्ल्ड बैंक फंड की असिस्टेंस से। वर्ल्ड बैंक फंड इसमें पैसा देगा। ऑब्जेक्टिव जो NERPSIP का है वो ये है कि टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का करेंगे, साथ में मजबूत बनाएंगे अपने इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को नॉर्थ ईस्ट रीजन में। किसको किसको फायदा मिलेगा? आसाम को, मणिपुर को, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को इसके अंदर फायदा मिलेगा, और एक रिलायबल पावर ग्रिड बनाएगा जिससे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी आगे आने वाले लोड सेंटर्स में। दूसरा जो है जो न्यूज में रहा वो कहता है अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेंशियल। देखिए ये एक नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट है जिससे हम यहाँ पे अपनी एनर्जी एफिशिएंसी को और तेज कर सकते हैं इंडिया के अंदर। ये एक प्लेन फ्रेमवर्क बताता है और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बताता है जिससे आप एक क्लियर लिंकेज बना सकते हो बिटवीन द एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड सिनेरियो एंड एनर्जी एफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उसके साथ ये मतलब इट डज सो बाय क्लियरिंग delineating द एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट फॉर द रिस्पेक्टिव डिमांड सेक्टर्स अप टू स्टेट लेवल। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियरली जो है वो एक मार्किंग बना देता है कि देखो भैया जो भी एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट्स हैं उसमें एक प्रॉपर एक डिलेट करता है, मार्किंग बना देता है उसकी जो भी डिमांड है सेक्टर्स की स्टेट लेवल के हिसाब से इसको यहाँ बता देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रहा हमारा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव जिसे हम लोग सतत बोलते हैं। ठीक है, सतत इनिशिएटिव की बात करें तो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसका एम है कि हम सेटअप करें CBG प्रोडक्शन प्लांट्स को, और साथ ही साथ में यहाँ पे हम अवेलेबल कराएं इसको मार्केट में ताकि इसका यूज हो सके ऑटो मोटिव फ्यूल्स का। कैसे? बाय इनवाइटिंग एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। मतलब समझे? मतलब देखिए सतत एक ऐसा इनिशिएटिव है
जिससे एम ये है कि हम सेटअप करें CBG मतलब कंप्रेस बायोगैस का प्रोडक्शन प्लांट, और ये अवेलेबल कराएं मार्केट में फॉर यूज इन द ऑटोमोटिव फ्यूल्स। कैसे? बाय इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, जो भैया आना चाहते हैं इस फील्ड में। उसके साथ ये इन्विसार्ज करता है कि भाई सेटअप करिए 5000 कंप्रेस बायोगैस प्लांट्स को बाय द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक। लॉन्च करा गया है MO मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा 2018 में। और आखिरी जो भी बात न्यूज में रही वो समझ लीजिए यहाँ पे साथी पोर्टल क्या है। साथी स्टेट वाइज एक्शंस ऑन एनुअल टारगेट्स एंड हाईवेज ऑन एनर्जी एफिशिएंसी, ये है फुल फॉर्म साथी का। ये कैसा पोर्टल है? जो कि स्टेट डिजाइन एजेंसी फॉर स्टेट लेवल एक्टिविटीज, वो ये लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। ठीक है, ऐसा कैसा पोर्टल है? ये स्टेट डिजाइन एजेंसी फॉर स्टेट लेवल एक्टिविटीज के लिए लॉन्च करा है इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। ये एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल है जिसे डेवलप करा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मतलब अपना BEE ने, ताकि यहाँ पे रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सके कि आखिरकार अलग अलग जो एनर्जी कंजर्वेशन हम कर रहे हैं चीज़ों में स्टेट लेवल पे, उसे हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। ठीक है, इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग इससे हो सकती है। चलिए, यहाँ पे खत्म हुई हमारी ये भी वीडियो और हमारा ये भी पार्ट। So if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description box. Along with this, you can watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf IAS, and watch these videos there. And if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.